हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। सो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के माध्यम से भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास को देखते हुए चलेंगे। ये आपका जो लेक्चर है इसको एक वीडियो के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा और आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पैट और यूपी बीडीओ, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसको एक मैराथन के रूप में देख सकते हैं। जब भी आपका पेपर है तो पेपर से पहले आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग इसके साथ जुड़े रहना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास को। तो भारत के प्राचीन इतिहास को शुरू करने से पहले इसमें यह समझते हैं कि इतिहास का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है और इसको किस भाषा से लिया गया है। तो जो इतिहास शब्द का मतलब है, इसको इत धन हा धन आश तीन शब्दों से मिलकर के बनाया गया है। इसका मतलब है यह निश्चय था, यानी कि कोई चीज आपकी पहले हो चुकी है तो ये निश्चय ही हुई है, तभी आपकी क्या है, इतिहास है। और इसी के साथ साथ जो ग्रीस भाषा या ग्रीस के जो लोग हैं, इतिहास को हिस्टोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीस के लोग हिस्टोरिया कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, यानी कि किसी चीज को बुनना। और उसी प्रकार से जो हिस्ट्री शब्द है, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो आपके कौन साइंटिस्ट थे? हेरोडोटस, यानी कि आपके इतिहासकार हुए हैं हेरोडोटस। इन्होंने सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था और इनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका पुस्तक में इसका इन्होंने वर्णन किया था। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए इतिहास के जनक कौन थे, तो आपके कौन होंगे? हेरोडोटस थे। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भारत का इतिहास है, इसको अगर अध्ययन के रूप में देखा जाए तो तीन भागों में विभाजित करते हैं। अध्ययन के रूप में तीन भागों में विभाजित करते हैं, जिससे कि अध्ययन में सुविधा बनी रहे। तो ये तीन भाग कौन से हैं आपके? प्राचीन काल, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक इतिहास। तो जो आपका प्राचीन इतिहास का काल है, इसमें आपका जो शुरुआत होती है वो पाषाण काल से होती है। उस पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद हड़प्पन सभ्यता आती है, इसको आद्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब पूर्णतः साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं, साहित्यिक और पाषाणिक, तब इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है, यानी कि आपका जब वैदिक काल शुरू होता है। तो इस प्रकार से इतिहास को अगर अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो तीन भागों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत। और उसी प्रकार से अगर इतिहास की संरचना को देखा जाए तो इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और आपका ऐतिहासिक काल। इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो आपका प्राचीन इतिहास है, इसको जानने के जो स्रोत क्या है, इसको हम लोग किस प्रकार से जाने हैं, कैसे हम लोगों ने पता लगाया है, चीज़ें कैसे घटनाएं घटी थी। तो इन सब की जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो इसके जो स्रोत हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका है साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेरी, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो इन दो स्रोतों के माध्यम से इतिहास को जाना गया है। जब हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की, तो इसमें जो आपके होते हैं धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, यानी कि इस प्रकार से जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में, उनसे हम लोग समझते हैं, और जो लौकिक साहित्य हैं, इस प्रकार की कुछ कहानियां हैं, उनसे समझते हैं। तो इसमें जो धार्मिक साहित्य हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन से हो जाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं? वेद। इन्हीं वेदों से आपको वैदिक काल के बारे में पता चलता है, उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है। तो वेद आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर देखा जाए गैर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि उसी टाइम प्राचीन काल में आपके जैन धर्म की भी उद्घाटन मतलब शुरुआत हुई थी और बौद्ध धर्म का भी शुरुआत हुआ था। तो जैन और बौद्ध के जो ग्रंथ हैं, इनसे भी प्राचीन भारत के साक्ष्य प्राप्त चलते हैं, पता चलते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए तो इसमें जो स्रोत आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं? अभिलेख। अभिलेख जैसे कि आपके पिलर्स वगैरह मिले हुए हैं, उनसे हम लोग पता करते हैं। सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, उस टाइम किस प्रकार के सिक्के चल रहे थे। स्मारक, अगर किसी राजा ने कुछ कुछ भी बनवाया है या कुछ इस प्रकार के तत्व साक्ष्य मिले हैं, उनको स्मारक। और मूर्ति कला, अगर मूर्ति कला भी चलता था, मूर्ति पूजन होता था। और चित्रकला,
चित्रकला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका पूरा पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, तो इनमें तो इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन हड़प्पन काल से आपका चित्रकला का भी शुरुआत हो गई थी। तो ये आपके क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। तो हम लोग इनको अभी डीपली नहीं देखेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस प्रकार से साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। तो जो आपके ब्राह्मण साहित्य हैं, इनमें हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, वेद। तो वेद आपको देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा वेदों के प्रकार कितने हैं। वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद है आपका, तीसरा है अथर्ववेद और आपका सामवेद। तो ये 4 वेद हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऋग्वेद है, और इसी ऋग्वेद पर आपका पूरा वैदिक काल डिपेंड है, इसीलिए उसको ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। इनकी अपनी अपनी खासियत है, इनमें अपने तरीके की चीज़ें दी गई हैं, जिससे कि समझते हैं कि ऋग्वेद किसके लिए जाना जाता था। तो जो आपका ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ में जो ऋग्वेद है, यज्ञ वगैरह होना या यज्ञ में जो आहुतियाँ हैं, इन सब की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती थी। और उसी प्रकार से जो हवन वगैरह होते हैं, उनकी जो स्तुतियाँ हैं, वो आपकी यजुर्वेद से थी। अथर्ववेद में आपके जो जादू टोना वगैरह हैं, उस वो सब प्राप्त हुए हैं। और सामवेद यानी कि गायन या संगीत के क्षेत्र से था, उसको सामवेद कहते थे। तो इनको डिटेल में अभी आगे चल करके पढ़ेंगे जब हम लोग वैदिक काल को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद आपका आता है आरण्यक। तो जो आरण्यक होते हैं, ये भी क्या है, एक तरीके से वेदों का ही उसको क्या कहते हैं, वेदों को ही आगे डिस्क्राइब करते हैं। तो जो आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक यानी कि जो दार्शनिक चीज़ें हैं, फिलोसफिकल बातें थी, इस वेद में दी गई थी, उनको समझाया गया है। कहाँ पर, आरण्यक। और जो आरण्यक का मतलब क्या होता है, जंगल में पढ़े जाने वाले जो आपके स्रोत हैं या आपके जो ग्रंथ हैं, उनको ही आरण्यक कहा जाता है, इसीलिए इनको आरण्यक कहा गया है, जो जंगल में पढ़े जाते हैं। और आरण्यक की जो अगर संख्या आपसे पूछी जाए तो कुल कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के। आरण्यकों की जो संख्या है वो 7 प्रकार की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हम लोग देखते हैं उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है, यानी कि उप का मतलब है समीप, और नि का मतलब है निष्ठा पूर्वक, और सद का मतलब है बैठना। यानी कि किसी के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसको ही उपनिषद कहते हैं। तो निष्ठापूर्वक अगर अगर कहीं बैठते हैं तो वो कहाँ पर बैठा जाता है, गुरु के समीप। तो गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, इनको वेदांत भी कहते हैं उपनिषद को। और जो उपनिषद की टोटल संख्या है वो कितनी है, 108। उपनिषद की 108 है। इसमें से आपका एक जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, यहाँ से जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये लिया गया था। ठीक है, और आगे अभी और देखेंगे, और भी जितने उपनिषद हैं उनसे क्या क्या लिया गया है, इंपॉर्टेंट अगर उसमें कुछ मिलेगा तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके हैं वेदांग। तो वेदांग क्या है, वेदांगों की अगर संख्या देखी जाए तो ये भी 6 प्रकार के। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिषी और छंद, ये आपके कुल 6 प्रकार के वेद हैं। ठीक, वेदांग है। अगला है सूत्र। तो सूत्र क्या है, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रेरण किया गया है, यानी कि उनको किस प्रकार से हमेशा जीवंत बनाया रखा जाए, या उनको हमेशा लोग समझ भी सके, तो इसलिए सूत्र भी आए। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसमें स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है और धर्म सूत्र है। ठीक है, इनके मतलब यज्ञ संबंधी है, लौकिक और पारलौकिक संबंधी है, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों संबंधी है। इसमें ही आपके जो स्मृति ग्रंथ है, जैसे मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ये सब आ जाते हैं। इनसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम लोग अगर देखना चाहें तो ये व्याकरण ग्रंथों में देखा जाए तो जो पाणिनि की पुस्तक थी, इनका क्या था, अष्टाध्यायी। ये सबसे पहली व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि के द्वारा रचित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पुराण। अब ये जो पुराण है, इनकी संख्या कुल कितनी है, 18 है, 18 प्रकार के हैं। और इनकी जो रचयिता है वो कौन थे, लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। उग्रश्रवा और लोमहर्ष ने इनको रचाया। और इनका जो सबसे प्रमाणिक पुराण माना जाता है वो कौन सा है, मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो महाकाव्य है,
आपको पता होंगे भारत में दो प्रकार के महाकाव्य हैं आपके, कौन कौन? रामायण और महाभारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामायण और महाभारत, इनसे भी हम लोगों को पता चलता है अपने प्राचीन काल के बारे में। रामायण के बारे में आपको पता होगा, इनके रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे, ठीक है। और महाभारत के जो रचयिता थे महर्षि वेद व्यास थे। तो दोनों लोगों को याद रखना, रामायण वाल्मीकि जी और महाभारत वेद व्यास जी इनके रचयिता थे। महाभारत में देखा जाए तो 1 लाख श्लोक हैं, इसीलिए इसको सत्र संयंत्र संहिता भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ब्राह्मणों के अलावा भी, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनके अलावा भी ग्रंथ हैं। इनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य अगर देखा जाए तो इनके 3 साहित्य हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से त्रिपिटक है आपके? सुत्त पिटक, विनय पिटक और आपका अभिधम्य पिटक। ये 3 प्रकार के बौद्ध ग्रंथ हैं। और जो सुत्त पिटक है इसको आप एक तरीके से बौद्ध ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, यानी कि जो समस्त जानकारी है बौद्ध ग्रंथ के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में, वो आपकी कहाँ से प्राप्त होती है? सुत्त पिटक से। इसको किस में लिखा गया है? पाली भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अगर आपसे पूछा जाए सुत्त पिटक कौन सी भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। उस टाइम अगर सबसे ज़्यादा जो बौद्ध के टाइम पर सबसे अधिक अगर जो भाषा का यूज हुआ है वो कौन सा है? बौद्ध पाली भाषा का यूज हुआ है। इसके बाद आपके जैन साहित्य, जैन साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अलावा आपके भगवती सूत्र, भगवती सूत्र आपका जो है वो क्या करता है? महावीर जी की जीवन के बारे में बताता है, उनके जीवन पर प्रकाश डालता है। और इसी प्रकार से उनका जो प्रारंभिक इतिहास है जैन लोगों का, उसको कहाँ पर पता चला है? उसके बारे में कल्प सूत्र से, कल्प सूत्र से पता चला है। और अगर इनकी भाषा को बताया जाए, अगर और इनके रचयिता पूछे जाए तो कौन है? भद्रबाहु है। आगे चलकर आपको ये भी पता चलेगा कि जैन धर्म की जो शाखाएं हैं वो 2 भागों में विभाजित हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। उसी में आपके जो भद्रबाहु थे, जो अपने लोगों को साथ लेकर के जब ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं कर्नाटक वाले रीजन में, दक्षिण भारत में, तब ये जो नए शाखा का निर्माण करते हैं तो वो कौन थे? आपके भद्रबाहु। तो इन्होंने किसका रचना की है? कल्प सूत्र की। और इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा। याद रखना, जैन के लिए प्राकृत है और बौद्ध के लिए पाली है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके कुछ साक्ष्य मिले हैं जो साहित्यिक साक्ष्य थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं आर्द्र ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जैसे इसमें विदेशी विवरण भी हैं, जीवनियाँ भी लिखी गई हैं। यानी कि आपको पता होगा बहुत से विदेशी लोग प्राचीन काल से ही भारत में आने लगे थे, जैसे आपके मैगस्थनीज थे, जिनकी भाषा, जिनकी पुस्तक थी आपकी इंडिका। उसी समय आपने नाम सुना होगा कौटिल्य का, चाणक्य। तो और इनको ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। तो पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और ये किसके ऊपर थी? ये राज्य व्यवस्था के ऊपर थी, यानी कि किस प्रकार से राज्य चलाया जाए, इन सब के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया था। अर्थशास्त्र को ही भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना जाता है। अब इसके अलावा और भी जो पुस्तकें थी उस समय की, जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, श्यामदेव कृत कथा सरित सागर, और आपकी कल्हड़ की राज तरंगड़ी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी गई है, कल्हड़ की राज तरंगड़ी। और इसके बारे में जो इन्होंने विवरण दिया है वो किसके बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में विवरण दिया है। अब हम लोग देखते हैं कुछ विदेशी यात्री भी आए हैं, जैसे आपका हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। ये भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों के बारे में बताती है। किसकी? हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। इसके अलावा सिकंदर के समकालीन निर्याकस आए थे, ओने सिरकट्स आए थे, अरिस्टोबुलस आए थे। ये सब सिकंदर के टाइम आए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन हो जाता है? जो सिकंदर के बाद कुछ लेखक आए और या उनके राजदूत कह सकते हैं, जैसे आपके मेगस्थनीस, डाइमेकस और डायोनियस। तो जो मैगस्थनीस हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक भी आप लोग जानते होंगे। ये इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। और ये सेल्यूकस निकेटर के कौन थे? राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और ये जो सेल्यूकस निकेटर है ये आपका सिकंदर का सेनापति था, और इसने सिकंदर के जाने के बाद, इसके अलावा आपके और भी जो विदेशी आए थे इसमें, जैसे डाइमेकस का
ये किसका राजदूत था? ओंटियोकस का राजदूत था, डाइमिकस, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आपके और भी, जैसे ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, ये कौन थे? टॉलमी थे। टॉलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। और जो प्लिनी हुए, प्लिनी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। ये दोनों पुस्तकों का नाम भी याद रखना। तो इतने आपके यूनानी और रोमन लेखक हुए हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं चीनी लेखकों पर, जो चीन से आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे आपके फायान है और ह्वेनसांग है, इन दोनों को याद रखना। फायान किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आए थे। ठीक है। और ह्वेनसांग आए थे आपके किसके टाइम पर? हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। ये किसके टाइम पर आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहे थे और 6 वर्षों तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। ठीक है। और इनकी जो वृत्तांत है भारत के बारे में बताया है, उसको क्या कहा जाता है? सी यू की। ये क्या कहा जाता है? सी यू की। और इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा गया, यानी कि यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? ह्वेनसांग को। इसके अलावा आपके इत्सिंग आए थे, चीनी यात्री इत्सिंग। और ये भारत के जैसे विक्रमशिला है, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी गए थे। ठीक है। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, इनको ही देखना। इसके अलावा आपके अरबी लेखक जब आपका मध्य भारत का इतिहास शुरू हुआ था, उससे पहले शुरुआती दौर में आपके सबसे पहले अल बरूनी आए थे। और जो अल बरूनी की पुस्तक है, इनका नाम क्या था? तहकीक हिंद। इनकी पुस्तक तहकीक हिंद, या इसी को किताब उल हिंद भी कहते हैं। और ये किसके समय आए थे? महमूद गजनवी के समय आए थे, या उनके साथ ही आए थे। ठीक है। तो ये अभी इतना ही याद रखना। इसके अलावा अल मसूदी, ये किस समय आए थे? राष्ट्रकूट और आपके जो प्रत्यार शासक हैं, उनके विषय के बारे में इन्होंने बताया है। किसने? अल मसूदी जी ने। बस अल मसूदी ने, जी मन लगाओ। ठीक है। अगला है अन्य विदेशी लेखक हैं आपके, जैसे इब्न बतूता। इब्न बतूता जैसे आपकी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रहेला। इन्होंने भी अरबी भाषा में लिखा है। ये भारत की पहली पुस्तक ऐसी मान सकते हैं जो भारत के बारे में बताती है, रहेला। ठीक है। मार्को पोलो, ये किसके उसमें आए थे? आपके पांड्य देश में आए थे मार्को पोलो। ठीक है। तो ये कुछ आपके क्या है? साहित्यिक स्रोत हैं, जिसमें आपके विदेशी यात्रियों का भी विवरण है और भारत में ब्राह्मण ग्रंथवारों के द्वारा भी विवरण प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। तो जो आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? अभिलेख। अब अभिलेख हैं पुरातात्विक स्रोतों में, सबसे जो प्राचीन स्रोत है, जो वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार से वर्णन आपके वैदिक काल में प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से एक आपका अभिलेख था बोगस कोई। ये अभिलेख मध्य एशिया में मिला है, प्राप्त हुआ है। और इसमें भी जो आपके जैसे देवता हुए हैं, इंद्र देवता, मित्र, वरुण तथा नासत्य, इन देवताओं के बारे में यहाँ पर उल्लेख प्राप्त हुए हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि वैदिक काल का जो वर्णन है, वो आपका मध्य एशिया तक यहाँ पर भी चीज़ें आपकी प्राप्त हुई हैं। तो इस अभिलेख को याद करना, बोगस कोई, ये आपका मध्य एशिया में स्थापित है। इसके अलावा आपका और भी जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे भारत में अगर देखा जाए तो जो सम्राट अशोक हुए हैं, इन्होंने काफ़ी अभिलेख का निर्माण किया है। जैसे आपका मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडेगोलम, ये आपके कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में अशोक अशोक के काल का विवरण प्राप्त होता है, या उस समय के जो प्राचीन भारत है उसके बारे में विवरण का प्राप्त होता है। तो ये अभिलेख क्या होते हैं? जैसे मान लो किसी दीवार वगैरह पर चीज़ों को लिख देना, पत्थर पर लिख देना, यही आपके अभिलेख होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है, जैसे मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडे गुलाम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मतलब इनसे अशोक के नाम के बारे में प्राप्त नाम पता चलता है, अशोक के नाम। इसके अलावा अशोक का जो अभिलेख है, इसकी जो भाषा है, भाषा को जरूर याद रखना, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अराई माइक, ये 4 भाषाओं में इसने लिखा है। ठीक है। इस प्रकार से यमन राजदूत आपके थे हेलियोडोरस, कि जो बैशनगर है, इसमें जो अभी प्रेजेंट में देखा जाए मध्य प्रदेश में, इसमें एक अभिलेख मिला है, उसका नाम क्या है? गरुड़ स्तंभ। इसी प्रकार से मंदसौर अभिलेख है, इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पहली बार पढ़ने का शुरुआत की थी। और उसमें बताया था कि उसकी भाषा कौन सी थी, लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और इसको सबसे पहले पढ़ा गया था।
ठीक है। और इसी अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। और जो सती प्रथा है, जैसे उसका जो प्रथम साक्ष्य कब प्राप्त होता है? भानुगुप्त का एक अभिलेख है, एरड़ अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरड़ अभिलेख। यहाँ से सती प्रथा के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं सिक्के। तो जो सिक्के होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यू मिस्टेक्स। और जो प्राचीन काल में सिक्के थे वो कैसे थे? तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बने हुए थे। इसके अलावा प्राचीन भारत में जो सिक्के थे इनको आहत सिक्के भी 5वीं सदी में सबसे ज़्यादा चलन में थे, आहत सिक्के। और सातवाहन जो आपके राजा थे इन्होंने कौन से सिक्के शुरू किए थे? शीशे के। और गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्कों को चलाया गया था। और आपका अगर ये देखा जाए जो स्वर्ण सिक्के थे, सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो किसने चलाए हैं? गुप्ता ने। और अगर सबसे पहले किसने चलाए? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्के चलाए गए। अब कुछ महत्वपूर्ण आपके अभिलेख हैं उनके बारे में देख लेते हैं, या उनको किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा हो जाता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। ये आपका कलिंगा रीजन में है। इसको किसने किया था? कलिंग जो राजा थे खारवेल, उनके द्वारा। जूनागढ़ रुद्रदामन के द्वारा। नासिक अभिलेख गौतमी वलसरी के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समुद्रगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के टाइम पर हुआ है। और इसके अलावा मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। अह्योल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा का अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के द्वारा बनाए। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेना, गो थ्रू हो जाना, एक बार आपने से देखना। इसकी पीडीएफ को हम लोग टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। तो कुछ चित्रकला वगैरह है यहाँ, जैसे आपका भरहूत है मध्य प्रदेश में, बोध गया है, अमरावती है, इसमें मूर्तिकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महल मंदिरों की शैलियाँ भी आपकी, जैसे वास्तुकला है, इनके बारे में प्राप्त हुआ है। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं, यहाँ पर आपके सजातीय मानवीय सुंदर चित्र भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ साक्ष्य हैं जिससे हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसको एक बार आप लोग यहाँ से देखना और इसके बाद पीडीएफ से ज़रूर पढ़ना, जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको यहाँ से जो आपकी जो चीज़ें डिस्क्राइब की जाएंगी वो आगे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इतिहास का विभाजन। तो जो इतिहास का विभाजन है, शुरुआत में आपका बताया था, यह संरचना कह सकते हैं, इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये आपका, इस काल में ना तो कुछ ऐसे नमूने प्राप्त हुए हैं जिससे हम लोग उसके बारे में जान सकें या पढ़ सकें, तो किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसको हम लोग लिपि वगैरह कह सकते हैं। तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, ना उसको हम लोग समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्या हो जाता है? पाषाण युग, जैसे आपका पुरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और आपका नव पाषाण काल है, ये सब आपका प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। इसके अलावा आद्र ऐतिहासिक काल है आपका। जो आपका आद्र ऐतिहासिक काल है, इसमें क्या रहता है कि कुछ साक्ष्य तो मिले हैं, नमूने मिले हैं, लिपि वगैरह मतलब नहीं कह सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इनको अभी तक अपठनीय है, इनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो इसलिए यह अभी क्या कहते हैं? इनको आद्र ऐतिहासिक कहते हैं। और तीसरा आपका क्या है? ऐतिहासिक काल। ये जो ऐतिहासिक काल है यही ऐसा काल है जिससे हम लोग समस्त अपने प्राचीन काल के बारे में पढ़ भी सकते हैं, उसको जान भी सकते हैं, उसके साक्ष्य को इकट्ठा करके उनको उनके ऊपर स्रोत भी कर सकते हैं, मतलब शोध भी कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है? ऐतिहासिक काल, और यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी हम लोगों को प्राग ऐतिहासिक काल से भी पता चलता है, जब रेडियो डेटिंग होती है C14 की, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कितने साल पुराने हैं, और उनसे भी चीज़ें काफ़ी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देख लो। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है इसका, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या पूछता है कि जैसे कुत्ते के कंकाल मिले हैं मानव कंकाल के साथ, कहाँ पर? बुर्ज होम। ये बुर्ज होम आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में।
तो बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर में, जिसमें मानव कंकाल और कुत्ते के कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। यहीं पर गर्तावास के भी साक्ष्य मिले बुर्ज होम में ही। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल पर। इसके अलावा भी जैसे हम लोग और भी देखना चाहेंगे इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में, तो इसमें जैसे नव पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है। तो इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जैसे कि पुरा पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाओं के चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रेजेंट में कहाँ पर है, एमपी में है भीमबेटका। और जो नव पाषाण काल है, इसमें सर्वप्रथम पहिए की खोज की गई, एक तरीके से पहिए का प्रयोग किया गया। और यहीं से आपको पता भी होगा अग्नि का शुरुआत हुई थी, अग्नि के बारे में जाने थे। कृषि का आविष्कार भी कहाँ से हुआ है, नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, और जो अग्नि के बारे में अगर वो कृषि के बारे में देखा जाए तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं, मेहरगढ़ से होते हैं। ये मेहरगढ़ आपकी जगह अगर पूछी जाए तो कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है। प्रेजेंट में अगर देखी जाए तो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। और इसके अलावा पशुपालन का प्रारंभ भी कहाँ से हो गया था, मध्य पाषाण काल से हो गया था। जिसमें आपका जैसे आदमगढ़ है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से आपको सर्वप्रथम किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पशुपालन के हुए हैं। और आपका जैसे मध्य पाषाण काल के बारे में देखा जाए तो मदहदा, मददहा, ये आपकी जगह कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हड्डी एवं सींग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड्डी एवं सींग के। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल पर। अब आर्द्र ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग देख सकते थे कि इसमें लिपि वगैरह तो प्राप्त हुई है, लेखन कला का भी विकास हो चुका था, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आर्द्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसको जब हम लोग समझते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे क्यों इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे ही ज़्यादातर अवस्थित थी, इसलिए सिंधु घाटी। और इसी को कांस्य युगीन युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक धातु का उपयोग होता था वो कौन सा था, कांस्य। और इसके अलावा इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो सर्वप्रथम अगर कोई शहर खोजा गया था या जगह क्षेत्र खोजी गया था तो वो कौन सा था, हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं, जब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी, आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता है। और आर्द्र ऐतिहासिक सभ्यता के साथ साथ ये कैसी सभ्यता है आपकी, नगरी सभ्यता है। कैसी है, नगरी सभ्यता है। तो सबसे पहले शुरुआत अगर देखी जाए तो कहाँ से हुई थी आपके भारत में, नगरी सभ्यता से हुई है। लोग बसना कहाँ शुरू हुए, नगरों में बसना शुरू हुए। तो समझ सकते हो कितना डेवलप्ड होंगे उस टाइम। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ फैक्ट हैं, जैसे आपका मानव द्वारा क्रम से तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया है उसी टाइम पर। लोहा का हम लोग वैदिक काल में देखेंगे सर्वाधिक जो इसका उपयोग हुआ था शुरू। ठीक है, अब सिंधु घाटी की अगर ये पूछा जाए किस टाइम क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 2600 से लेकर के लगभग 1700 तक माना जाता है। कहीं कहीं 2550 से लेकर के 1750 तक भी दिया रहेगा। तो आप लोग इसको लगभग में ही याद रखना, लगभग 2600 से लेकर के 1700 तक था। अब इसके अलावा हम लोग पहुँचते हैं, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आया है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सबसे उत्तरी भाग क्या है, दक्षिणी भाग, पूर्वी, पश्चिमी भाग और आपका पूर्वी भाग, ये अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो सबसे उत्तरी देखा जाए तो जो उत्तरी में स्थित है इसको क्या कहते हैं, आपका मांडा। उत्तरी जो रीजन है ये मांडा आपका कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाले रीजन में। इसी प्रकार से आपका पश्चिमी वाला रीजन है, ये क्या है, सुत कांगडोर है, सुत कांगडोर, पश्चिमी में सुत कांगडोर है। और दक्षिण वाला देखा जाए तो ये कौन सा रीजन है, देमाबाद है। देमाबाद जो रीजन है ये आपका किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। और आपका जो पूर्वी सबसे रीजन है ये कौन सा है, आलमगीर है। सबसे पूर्वी में क्या है, आलमगीर है। तो इस प्रकार से याद रखना, सुत कांगडोर, मांडा, आलमगीर और आपका देमाबाद। इस प्रकार से उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता को बांटा गया है। अब हम लोग पहुंचते हैं नगरी सभ्यता, ये आपको पता है। इसके कुछ प्रमुख शहर हैं आपके, जहाँ पर हम लोग सबसे बड़े साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे आपका मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा,
राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा। आपको मोहनजोदड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में पता होगा, ये सर्वप्रथम खोजे गए क्षेत्र थे। ये दोनों अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में स्थित हैं। पाकिस्तान में राखीगढ़ी आपका हरियाणा में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है और कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग इनके बारे में कुछ अगर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी किनको? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। और भारत में अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद सर्वाधिक जो भारत में उत्खनन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। क्योंकि स्वतंत्रता से पहले सर्वाधिक जो उत्खनन होते थे वो कहाँ होते थे? हड़प्पा और सिंधु यानी कि आपका मोहनजोदाड़ो में होते थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ से मिली हैं उनको देखते हुए चलते हैं। जैसे आपका है लोथल, तो जो लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि गोदीवाड़ा स्नानागार, वो क्या नाम है उसका, डॉकयार्ड कह सकते हैं इसको, डॉकयार्ड जहाँ से शिप वगैरह खड़े होते हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की ईंटें, मिट्टी से बनी हुई हल की प्राप्ति हुई है। अगर आपसे पूछा जाए हल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली वाले क्षेत्र से। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला पॉइंट देखें, और सैदव सभ्यता का जो विशाल स्नानागार था ये कहाँ पर था? मोहनजोदाड़ो में था। कहाँ पर था? मोहनजोदाड़ो में था। कालीबंगा से जुते हुए खेत भी प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा का ये काली चूड़ियों से इसका रिलेट करते हैं। तो जुते हुए खेतों की प्राप्ति कहाँ से हुई? कालीबंगा से हुई। सैंदव सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन युगीन थी। इसके अलावा राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, यहाँ ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। पशुपति शिव की जो पूजा होती थी या इसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है? इनकी मोहनजोदाड़ो से हुई है, मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक है, और इस योगी अवस्था में है, आकृति में है। उस योगी के दाईं और बाघ है, बाघ और हाथी है। ठीक है, और बाईं और गेंडा और भैंसा है। तो याद रखना, बाई चांस पूछ लेगा, बाघ और हाथी दाईं तरफ है और बाईं तरफ गेंडा और भैंसा है। अगला पॉइंट है, इसमें नोट बना करके दिया गया है कि सर्वप्रथम दयाराम सैनी ने पाकिस्तान जो पंजाब का प्रांत है उसमें 1921 में इसके उत्खनन की शुरुआत की थी। किसके निर्देशानुसार? मार्शल, जॉन मार्शल थे, उनके निर्देशानुसार इसको शुरू किया था। ठीक है, हड़प्पा के टीले का साक्ष्य सर्वेक्षण कराया था सर्वप्रथम। ठीक है, इसके अलावा 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। और इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हुआ है भारत में। पूरे विश्व में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ पर हुआ है? भारत में। सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन का प्रमाण मिले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, और भी जैसे साक्ष्य मिले हैं, जैसे आपका मोहनजोदड़ो, यहाँ पर सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से ही आपके कुबड़ वाले बेल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक श्रृंगी पशु के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से ही आपके कांसे की नर्तकी भी प्राप्त हुई है। वृक्काकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चंदोदड़ों से हुई हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ये कुछ साक्ष्य हैं जिनको एक बार गो थ्रू हो जाना, पीडीएफ से भी देख लेना एक बार, और यहाँ से आपका रिवीजन तो हो ही जाएगा। आप लोगों ने पहले इसको किया ही होगा, तो ये आपका रिवीजन टाइप का है, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा चीज़ें देखते हुए चले जाओ, एक गो थ्रू हो जाओ, जैसे पेपर से पहले आपको चीज़ें पता रहती रहे कि आपने किया तो है, उसको थोड़ा समझ में भी आ जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ। इसकी लंबाई वगैरह भी पूछ लेता है। जैसे इसकी लंबाई 11.88 मीटर है और चौड़ाई 7.01 मीटर है। गहराई इसकी देखी जाए तो 2.43 मीटर है। इसकी देख लेना, इसका परिमाप वगैरह क्या है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं लोथल एवं चन्नोदड़ों से मन के बनाने के कारखाने यानी कि मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्रात्मक थी, सर्पिलाकार होती थी इस प्रकार से। अगला है, सिंधु सभ्यता के जो वासी थे वो नगरों में रहते थे और इनकी जो घर बनाने की पद्धति थी उसको क्या कहा जाता था? ग्रिड पद्धति कहा जाता था। और घरों की खिड़कियां आपकी किधर खुलती थी? मुख्य सड़क की ओर न खुल करके गली की तरफ खुलती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल आपकी गेहूं और जौ थी, इसको भी याद रखना। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर खुलते थे। बाकी सब गली की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल के सड़क की तरफ खुलते थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है।
रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? रंगपुर और लोथल। जो लोथल है आपका और रंगपुर है, दोनों आपके गुजरात में स्थित हैं। अगला देख लेते हैं। मेसोपोटामिया आपकी एक सभ्यता थी मिस्र की, और यहाँ से जो मेलुआ शब्द है आपका, मेलुआ, इसका उल्लेख मिलता है, इसका आशय है सिंधु सभ्यता। तो इससे ये भी प्राप्त पता चलता है मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता समकालीन हो सकती हैं और हैं भी। सिंधु सभ्यता के वासी मातृ देवी की अधिक पूजा करते थे, और इसी को वो क्या कहते थे? उर्वरता की देवी भी कहते थे। तो सर्वाधिक किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की, जमीन की। ठीक है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे, यानी कि दोनों तरफ से रक्षा के लिए घिरे हुए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मात्र सत्तात्मक। लोथल से 3 एवं कालीबंगल से 1 युगल समाधि के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि 2 लोगों को एक ही समाधि में दफना दिया जाता था। इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये पतन के कारण भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो एक मत पर सहमत हुए हैं, जो क्या है? बाढ़। बाढ़ है। इसको मैके और मार्शल ने बताया था। जलवायु परिवर्तन RL स्टाइलिन ने, भूतात्विक परिवर्तन AM R साइनी ने बताया। इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। इसमें आपका जो हड़प्पाकालीन नदियां हैं और उनके किनारे जो बसे शहर हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ यानी कि पंजाब वाला क्षेत्र, रोपड़ पंजाब वाला क्षेत्र है। इसके बाद लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल आपका गुजरात में। सुतकांगोहो ये कौन सी नदी के? शादीकौर, ये सुतकांगोर बलूचिस्तान रीजन में है। रंगपुर भादर नदी के किनारे है। रंगपुर भी आपका गुजरात में है। कुडाल सरस्वती नदी के किनारे है। वनावली सरस्वती नदी के किनारे है। भगवानपुरा सरस्वती नदी। आमरी सिंधु नदी। जो ये आपके सरस्वती नदी वाला रीजन है ये ज़्यादातर आपका हरियाणा वाले क्षेत्र में होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी। कोट दीजे सिंधु नदी है। चंदोदड़ो ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे। धेमाबाद प्रवरा नदी, ये आपका सबसे दक्षिण वाला रीजन है, नर्मदा नदी के किनारे। और आपका राखीगढ़ी ये आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब इसके अलावा हम लोग प्रमुख धातु के जो प्राप्त स्थल हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे आपका तांबा है, ये आपका कौन सा माइन वो स्थल है? खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान वाला रीजन है। इसके अलावा चांदी भी आपकी कहाँ से मिली है? राजस्थान के जावर स्थल से। सीसा अफगानिस्तान से। शिलाजीत हिमालयन रीजन से। गोमेद गुजरात से। टिन वगैरह आपकी ईरान से प्राप्त हुई है। तो ये इस प्रकार से आपका सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया गया है। ये आपका आद्र ऐतिहासिक काल था। अब हम लोग पहुंचते हैं ऐतिहासिक काल की तरफ एक तरीके से, और यही आपका क्या है? वैदिक संस्कृति। जो आपकी वैदिक संस्कृति है इनको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इनका जो समय सीमा है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो जो ऋग्वैदिक काल है इसके जो प्रमुख साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऋग्वेद से। तो इसीलिए इनको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। जो वैदिक संस्कृति को मानने वाले थे उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य, और इसका शब्द का मतलब क्या है? श्रेष्ठ और कुलीन, और इनकी भाषा भी संस्कृत थी। ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। हम लोग शहर से अब ग्रामीण की तरफ जा रहे थे, ये भी एक समझने वाली बात है। भाषा आपकी संस्कृत थी, ये भी पता है। और चारों वेदों को समाहित रूप से संहिता कहते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वेद कौन सा था? ऋग्वेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, पता होगा। और जो आपका वेद त्रयी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो 3 वेदों से मिलकर के बनता है, वेद त्रयी कहते हैं उसको। जैसे उसमें आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होता है, इसमें अथर्ववेद नहीं है। ठीक है। जो आपकी वर्ण व्यवस्था है, या वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर था? ऋग्वेद में था वर्ण शब्द का। और ये जो वर्ण शब्द है उस टाइम आपका कैसा था? कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। ये वर्ण व्यवस्था ही ये वर्ण शब्द ही आपका आगे चल करके वर्ण व्यवस्था बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ऋग्वेद में वर्ण शब्द का मतलब कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन
इसको व्यवसाय के ऊपर ही चयन करते थे, यानी कि कर्म के आधार पर चयन करते थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक आपका पॉइंट हो जाता है, जो ऋग्वेद है इसके जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिला है। जो आजकल हम उस टाइम आपका वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र भी देखा जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें डिवाइड किया जाता था। तो ये कर्म के आधार पर थे, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन आगे चल करके जब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पहुंचेंगे तो ये जन्म के आधार पर हो जाते हैं, और यहीं से आपकी चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। तो वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के इस प्रकार से माना जाता है कि विराट पुरुष था, उससे हुई हैं। उसमें उसके विभिन्न अंगों से होती हैं, कोई मस्तिष्क से हुआ है, कोई भुजाओं से, कोई पैर से, कोई टांग से हुआ है, तो इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति है, ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में कर्मकांड है, सामवेद में संगीत है, और अथर्ववेद में जादू टोना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त आपसे पूछा जाए तो 1028 हैं। ऋचाएँ आपकी 10,552 हैं। पहला तथा 10वां मंडल सबसे नवीनतम, यानी कि सबसे बाद में बनाए गए हैं। और उसके अलावा जो आपके 2 से लेकर के 9 तक हैं, ये पहले बन चुके थे। ऋग्वेद का तृतीय मंडल, इसमें इसको किसने रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। यहीं पर आपका जो मंत्र है सावित्री के लिए, सूर्य भगवान के लिए, वो मंत्र भी यहीं पर दिया है, जिसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो ऋग्वेद में अवेस्ता, ये पारसी धर्म में प्राचीनतम जो ग्रंथ है अवेस्ता, इससे इसका कुछ मिलना जुलना रहता, मतलब चीज़ें रहती हैं एक जैसी। जैसे आपका ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, और उसी प्रकार से भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो 250 सूक्त हैं वो किसके लिए? इंद्र के लिए हैं। और 200 सूक्त आपके अग्नि के लिए। तो याद रखना, सबसे अधिक किसके लिए? इंद्र के लिए 250। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम के लिए समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाज सनेही संहिता भी कहा जाता है। और यजुर्वेद का अंतिम जो भाग है उसको ईशो उपनिषद भी कहते हैं। सामवेद में कुल छंदों की संख्या 875 है, ज़्यादा नहीं इसमें जाना है। इसके आप लोग जो ऋषि हुए हैं उनको भी देख लेना। ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में बताया गया है, इतना आपको पता हो। आर्यों की अगर प्रशासनिक इकाइयां हैं, इसको विभक्त कैसे किया गया? कुल एवं ग्रह, ग्राम, विष तथा जन के बारे में विभक्त किया गया। कुल जो सबसे अंतिम पहले स्थान पर है, फिर ग्राम, फिर विष यानी कि जिला, जन यानी कि जो राज्य होगा। ठीक है। इसका जो ग्राम का मुखिया उसको ग्रामणी कहते थे, विष के प्रधान को विष्पति कहते थे, और शासन को राजन कहा जाता था, राजन कहा जाता था। ऋग्वेद काल के जो पुरोहित थे एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी होते थे। ठीक है। तो ये सेनानी पुरोहित ही होते थे। इसके अलावा अथर्ववेद में सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गई। आपसे पूछ ले कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद के द्वारा कहा गया, तो अथर्ववेद में कहा गया है। सभा जो होती थी उसमें श्रेष्ठ लोग होते थे, और अभिजात सम्राट लोगों की संस्था थी सभा। समिति में जो आम लोग होते थे वो बैठते थे, तो सब लोग मिलकर के एक निर्णय लेते थे, ये सब पर चीज़ें पहुंचती थी। बाकी और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऋग्वेद काल में सबसे पहले जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध को क्या कहते हैं? दासराग युद्ध कहा जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में है। और ये जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी, उस टाइम परुषड़ी नदी कहते थे उसको। और ये जो आपका सुदास, जो 10 जनों के बीच लड़ा गया था, सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जो 10 जनपद थे उनके बीच, जिसमें आपका विजय कौन हुए थे? सुदास विजय हुए थे। ठीक है। उपनिषद के बारे में पढ़ चुके हो, दर्शन पर आधारित पुस्तक है, कुल संख्या इनकी 108 है। जैसे आपका कठोपनिषद है, ये इसमें यम और नचिकेता के बारे में संवाद प्राप्त होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल राजा प्रवा जवाली, केकई के राजा अश्वपति, इनके बारे में भी वर्णन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो किसका हुआ है? सिंधु नदी का। लेकिन सबसे पवित्र नदी पूछी जाए तो वो कौन सी होगी? सरस्वती नदी होगी सबसे पवित्र नदी। सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। इसके अलावा हम लोग पहुंचते हैं छांदोग्य उपनिषद में। इसमें भी 3 आश्रमों के बारे में उल्लेख मिला है। और जो 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख कहाँ पर मिला है? जवालो उपनिषद में मिला है। ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लेना। उस टाइम कुछ महिलाएं थी, उन्होंने भी मंत्रों की रचना की है, जैसे आपकी अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं ऋग्वेदिक काल की, जिनके द्वारा भी इसकी मंत्रों की रचना की गई थी। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां, उनको क्या कहा गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी अगन्या। ये किसको बोला जाता था? गाय को। अगन्या गाय को बोला जाता। उर्वरा आपकी एक तरीके से जुते हुए खेत। लांगल हल को कहा जाता था। वृक वैल को कहा जाता था। यव जौ को कहा जाता था। गोधूम गेहूं को कहा जाता था। हिरण्य या सुवर्ण सोना को कहा जाता था। करीश गोबर जो खाद होती थी उसको करीश कहा जाता था। बैकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बैकनाट कहा जाता था। तंदूल धान को कहा जाता था। ब्रही चावल को कहा जाता था। इसमें याद रखना अगन्ना को याद रखना, लांगल को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए। गुदूम आपको अभी भी पता होगा, गेहूं है। ठीक है। और इसमें लोपामुद्रा जो ऋषि थे, अगस्त की पत्नी थी, ऋषि अगस्त की पत्नी थी। आर्य समाज अब कैसा हो गया था? पितृ प्रधान हो गया था, उससे पहले मातृ प्रधान था। और इसका जो कुलप होता था मुखिया। ठीक है। बाल विवाह का और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये बाद में शुरू हो गया था। और इसके अलावा आपका जो आजीवन विवाहित रहती थी, अविवाहित रहती थी महिलाएं, उनको आमाजु कहा जाता था। आर्यों का जो प्रिय पशु था उसको याद रखना, घोड़ा था। ठीक है। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ये क्योंकि इनका सर्वाधिक उल्लेख भी है ऋग्वेद में। ऋग्वेद काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, उत्तर वैदिक काल से शुरू हो गया था। इसको श्याम अयस या कृष्ण अयस भी कहते हैं लोहे को। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, यानी कि आदान प्रदान आपस में वस्तुओं का होता था। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता के लिए की जाती थी, यानी कि कोई काम कराना हो तो अग्नि हवन वगैरह होते थे। ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, इसमें भी। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, क्योंकि जो उपनिषद हैं यही आपके क्या हैं? दर्शन। यानी कि किसी को अंध भक्ति नहीं करनी चाहिए या अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, यही आपके कौन सिखाते हैं? उपनिषद सिखाते हैं। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने के आभूषण को क्या कहते थे? निष्क कहा जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं वैदिक कालीन कुछ संहिता हैं, जैसे आपके वेद हैं, वेदों के कुछ ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। जैसे आपका ऋग्वेद है, इसके जो ब्राह्मण हैं ऐत्रेय और कौशितकी। इसी प्रकार से आरण्यक भी इसके ऐत्रेय और कौशितकी है। और उपनिषद भी कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद इसके टांड्य और जैमिनी है। जैमिनी और छांदोग्य राड्यक हैं। और इसके अलावा छांदोग्य और जैमिनी है। यजुर्वेद तैत्रीय और शतपथ, तैत्रीय शतपथ, बृहदारण्यक और कठोपनिषद है। अर्थवेद अथर्ववेद का कौपथ है। और मुंडकोपनिषद, मंडोक्य उपनिषद किसका है? ये इसका क्या है? उपनिषद है। ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है, जो गोत्र वगैरह होते हैं ना, ये सब। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यई कहा जाता, अरण्याई कहा जाता था। अब इसकी कुछ नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, जैसे क्रुमु, उसको आधुनिक नाम भी कुरुम है। बितास्ता आपकी झेलम, याद रखना बितास्ता झेलम। परसुड़ी रावी नदी है। बिपाशा ब्यास नदी है। द्रसद्वती घग्गर नदी है। सुवास्तो स्वात नदी है। कूबा काबुल नदी। अश्कनी चिनाब नदी। शतुद्री सतलज नदी। सदानीरा गंडक। गोमती नदी गोमल, ये सब इसमें दिए गए। ठीक है। ऋग्वेदिक कालीन देवता हैं, उनका किससे संबंध है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई पूछ लेता है काफी। जैसे जो आपके इंद्र हैं, ये किसके देवता थे? युद्ध के नेता थे या फिर आपके वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच में क्या करते थे? मध्यस्थता करते थे। वरुण आपके आकाश पृथ्वी सूर्य के निर्माता, सूर्य समुद्र के देवता थे, कौन? वरुण। धो आपके आकाश का देवता थे, आकाश के धो। सोम आपके वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता थे, अश्वनी। पूषण पशुओं के देवता थे। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आदि तूफान का देवता। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता थे। ठीक है, इनको याद कर लेना, एक बार देख गो थ्रू हो जाना। अब लास्ट टाइम आपको रिवीजन ही करना है,
तो पीडीएफ आपकी शेयर कर देंगे, गो थ्रू हो जाना, स्पीड में होना, ठीक है। अब हम लोग पहुँचते हैं उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक काल में जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, अब ये किस आधार पर हो गई थी, जन्म के आधार पर हो गई थी। और इसकी जो समय काल था 1000 से 600, यहाँ से लोहे का उपयोग काफ़ी होने लगा था, प्रयोग ज़्यादा होने लगा था। और हम लोग अब सिंधु घाटी से किधर पहुंचने लगे थे, गंगा एवं यमुना दोआब की साइड, गंगा के रीजन में पहुंचने लगे थे, ठीक है। जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, इसमें कृषि के 4 क्रियाएं हैं, इनके बारे में बताया गया। जैसे आपकी कृषि में क्या क्या होता है, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, ये सब आपके जो आपके कृषि में होते हैं, इनकी सबसे पहले कहाँ पे पता चला है, शतपथ ब्राह्मण में पता चला है। काटक संहिता है, उसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। इस काल में हल को क्या कहा जाता था, सिर कहा जाता था। और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। उस टाइम हल को लांगल कहा जाता था। और निष्क और शतमान थे, मुद्रा थी इनकी, ठीक है। निष्क, वहाँ पर सोने को निष्क कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में ही विदुषी जैसे आपकी गार्गी और मैत्री, इनके बारे में उल्लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से, शतपथ ब्राह्मण से। अब हम लोग देख लेते हैं जो पूषण है, पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता क्या थे, पूषण थे, ठीक है। और उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञ तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। ये तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। जैसे आपके वेदांग हुए हैं, कुछ 6 प्रकार के वेदांग हैं, तो इनको देख लेते हैं कौन कौन से। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, छंद। जो वेदों के अंग नाक, कान, नेत्र, हाथ, मुख और पाँव, इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया। उसको थोड़ा देख लेना। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और यहाँ से शुरू होता है आपका बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक बदलाव आया था भारत के जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में, और इस बदलाव को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक आपको पता होंगे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे, और इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कपिल वस्तु लुम्बिनी, प्रेजेंट में नेपाल में स्थित है। और जो रुम्मिनदाई नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना, पता भी होगा आपको। और पिता का नाम शुद्धोधन था, माता माया देवी थी, और महामाया कलिय गणराज्य की कन्या थी, ठीक है। तो पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था। शुद्धोधन शाक्य गढ़ के थे, मुखिया थे, ठीक है। तो इसलिए इनका लालन पालन, जब इनकी माता 7वें दिन खत्म हो जाती हैं, तो इनका जो लालन पालन करती हैं इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी करती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया जाता है। गोपा और बिंबा अन्य नाम है इनके, यशोधरा जी के। तो आपको पता भी होगा कि इनका मन हमेशा सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, लेकिन घर वाले चाहते थे सांसारिक जीवन में रहें, क्योंकि अकेले पुत्र थे। तो इसीलिए इनका विवाह भी जल्दी कर दिया गया था, लेकिन नहीं माने। जो भगवान बनना था उनको, और नाम भी करना था, चीज़ें इस प्रकार से की, तो वो एक छोटे से ही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो गौतम बुद्ध के पुत्र थे, इनका नाम क्या था, राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, और इसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। महाविनिष्क्रमण, जब वो गृह को त्याग करते हैं, और जब गृह त्याग करते हैं और इसके बाद वो वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। शुरुआत में वो सांख्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, यहाँ से उनका मन नहीं लगता है। फिर वो निकलते हैं और इसके बाद पहुँचते हैं राजगीर। राजगीर में ये रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा प्राप्त करते हैं, यहाँ से भी चीज़ें नहीं होती। फिर वो 5 ब्राह्मणों से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं सारनाथ में। और उर्वेला में बिना अन्न और जल के फिर शुरू करते हैं 6 वर्ष की कठिन तपस्या। और इसके बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, इसीलिए गुरु बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 3 चीज़ें याद रखना, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी, वृक्ष पीपल है, और यहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और गृह त्याग इन्होंने किया था 29 वर्ष की अवस्था में, और इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी 35 वर्ष की, या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। और ये जगह आपकी कहाँ है, बोध गया है। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ये उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और इसी को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इन्होंने धर्म का परिवर्तन कर दिया था। और भगवान जो महात्मा बौद्ध थे, इन्होंने जो उपदेश दिए
साधारण के लिए, इसलिए इन्होंने भाषा कौन सी यूज की? पाली। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, प्रेजेंट टाइम में यूपी में है श्रावस्ती। इनके प्रमुख अनुयायी जैसे शासक हुए बिम्बिसार, प्रसेनजीत, उदयन और आगे चल के अशोक भी हुए। तो 483 में कुशीनगर के जिला के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई और इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनकी जो घटनाएं हैं और इससे कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि जब ये गर्भावस्था में थे तो इनके प्रतीक चिन्ह हाथी, जब ये जन्म लिया कमल और सांड, गृह त्याग किया तो घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति की तो पीपल और बोधि वृक्ष, निर्माण तो पद चिन्ह, महापरिनिर्वाण निर्माण हुआ तो स्तूप। इस प्रकार से इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, इनको भी याद रखना। ठीक है, बाकी इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, कौन इनके पहले भिक्षुक हुए, ये सब इनके देख लेना। और इसमें सबसे पहले जो इन्होंने हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। हीनयान आपके जो जैसा आपका बौद्ध धर्म चल रहा था उसी प्रकार से मान रहे थे, और महायान इसमें कुछ नया लेकर के आए। मूर्ति पूजा का इन्होंने शुरुआत की, मूर्ति पूजा की शुरुआत की इन्होंने। त्रिरत्न इनके थे, बौद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे, इनको तो फॉलो ही करना था इसमें। ठीक है, इन्होंने उपदेश दिए तो इन्होंने 4 बौद्ध सांसारिक दुख बताए। जो सांसारिक दुख थे जैसे आपके दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी, ये इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार के सांसारिक दुख भी बताए। अब इसको अलग कैसे कर सकते हैं? इन्होंने कहा था कि ये 8 अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना चाहिए, जैसे आपका साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मांत, साम्यक अजीव, साम्यक व्यवयाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि, ये सब 8 इनको फॉलो करना है अष्टांगिक मार्ग को, जिससे कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हो सके। तो ये आपके 8 इनके जो दृष्टि थी इनको फॉलो कर सकते हो। तो जैसे साम्यक दृष्टि आपकी सत्य और असत्य को पहचानना होगा, संकल्प लेना होगा अगर कुछ भी करना है उसके लिए, वाणी ऐसी हो जो दूसरों के लिए और ना दिक्कत दे ना अपने से कोई दिक्कत हो। कर्म हमेशा सदाचार का फॉलो करना चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्मृति अच्छी होनी चाहिए, आजीव रहना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, आजीव। तो ये सब इनके मार्ग थे। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बौद्ध संगतियों से पूछे जाते हैं। तो जैसे बौद्ध संगतियों में आपकी जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जब ये 483 में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। स्थान इसका याद रखना, राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप हुए हैं, शासक अजातशत्रु हुए थे। द्वितीय 383 में, 100 वर्ष बाद, वैशाली जगह थी। इनके अध्यक्ष सर्वकामी थे और शासक कालाशोक थे। तृतीय 247 ईसा पूर्व में, जगह थी आपकी पाटलिपुत्र। इनके अध्यक्ष थे मोगाली पुत्र तिष्य और इसकी अध्यक्षता की थी वो शासक थे अशोक। चतुर्थ पहली ईसा पूर्व में ही बताया जाता है, कुंडलवन कश्मीर में, इसके अध्यक्ष थे वाशमित्र। उपाध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, अश्वघोष। और इसके शासक कौन थे? कनिष्क। तो याद रखना, शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एके 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 अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। और इनके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप, सर्वकामी, मोगाली पुत्र तिष्य, वाशमित्र। एम एस एम बी, एम एस एम ई एम बी के ए के एक, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसके तरीके से याद कर सकते हो। एक बार गो थ्रू हो जाना तो याद हो जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा और भी थोड़ी इसके इनके बारे में बताया गया है, तो इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बाकी आपकी जो प्रथम महिला थी स्त्री के रूप में कौन गई थी इनके धम्म में या संघ में? प्रजापति गौतमी जी थी, इनकी जो मौसी थी। ठीक है, कालांतर में महायान 2 भागों में, शून्यवाद और विज्ञानवाद में महायान भी बट गया था। और यहाँ से शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। शून्यवाद नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में भी विकसित हुई। मूर्ति पूजा वगैरह ये सब जब चीज़ें नई नई शुरू होती हैं तो वो बदलते रहते हैं, क्योंकि कुछ नयापन लेकर के आते हैं। और यही कारण था कि आगे चल करके लोग ये कहने लगे थे कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है, इसलिए चीज़ें गड़बड़ भी होने लगी थी बौद्ध धर्म में, और ये एक तरीके से हिंदू धर्म में ही विलुप्त होता हुआ चला गया था। ठीक है, तो ये अपना एक जो इसकी एक अलग पहचान थी वो उसने खो दी थी। तो सर्वाधिक जो बौद्ध मूर्तियां हैं वो किस कला में? गांधार कला में, ये भी याद रखना। और कहाँ पर स्थित हैं? मथुरा में स्थित हैं।
जैन धर्म के अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पर, महाजनपद। महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। तो टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16 थी। और इनके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है तो जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से होती है, अगुंतर निकाय से होती है। अब जैसे इसके हम लोगों को इसमें समझना क्या है, महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। जैसे महाजनपद आपके कौन से अंग है, और इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। ये कहाँ पर है, भागलपुर, अभी प्रेजेंट में बिहार में स्थित है। तो वर्तमान भी याद रखना है, इसकी राजधानी और महाजनपद कौन सा है। अंग चंपा बिहार, अवंती उज्जैन प्रेजेंट में है मध्य प्रदेश में, अवंती की राजधानी उज्जैन है। सूरसेन मथुरा उत्तर प्रदेश, काशी आपको पता होगा बनारस है। कौशल इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, और इस प्रेजेंट में अयोध्या है। कुरु जो दिल्ली वाला रीजन है, इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। कंबोज अभी अफगानिस्तान वाले रीजन में है, इसकी राजधानी राजपुर है। अशमक सबसे दक्षिण में स्थित है, पोटिल पोतिल नर्मदा नदी के किनारे। चैंदी इसकी राजधानी सक्तमती है। पंचाल इसकी राजधानी आय छत्र काम्पिल, ये वाला जो रीजन है फरुखाबाद बदायूं बरेली वाला रीजन है उत्तर प्रदेश में, ये है पांचाल। बज्ज इसकी राजधानी वैशाली है। और ये जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला रीजन है बिहार में, ये है। वत्स इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी, ये अभी इलाहाबाद वाला रीजन है प्रेजेंट में। मगध इनकी राजधानी क्या है, गिरिभर या राजगृह, प्रेजेंट में बिहार है। मत्स्य इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर, जयपुर अभी राजस्थान में, एकमात्र राजस्थान का जो महाजनपद है मत्स्य। मल्ल इसकी राजधानी क्या है, पावा, कुशीनगर, और प्रेजेंट में ये उत्तर प्रदेश देवरिया वाले रीजन में है। गांधार ये भी अभी कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है, और इसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला है। ठीक है, तो ये महाजनपद थे, इनको देख लिया आप लोगों ने, एक बार इनको और देख लेना पीडीएफ से। अगला हम लोग देखते हैं, और इसमें उत्तर प्रदेश के जरूर देखना, उत्तर प्रदेश में कुल 7 महाजनपद हैं, उनके बारे में देख लेना। अगला है जैन धर्म। तो जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। इनमें कुल तीर्थंकर कितने हुए, 24 हुए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 24 में थे। ठीक है, और इनको ही प्रमुख रूप से जैन धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जो प्रथम जैन तीर्थंक वो 24 में तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी जी, इनको माना जाता है। 23 में भी इम्पोर्टेंट है, पार्श्वनाथ थे, इनका भी थोड़ा बहुत अ, पता चलती हैं चीज़ें इनके बारे में। और इनके बारे में अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ के बारे में, यशसेन के पुत्र थे, 30 वर्ष की अवस्था में। संवेद एक शिखर है झारखंड में, इन्होंने वहाँ पर 83 दिन की तपस्या की, और इन्होंने ही जो शिक्षा दी थी शुरुआत में, सत्य अहिंसा आस्ते और अपग्रह, अपरग्रह यानी कि संपत्ति ना रखना, आस्ते चोरी ना करना, सत्य और अहिंसा करना, इन्हीं सब ने शुरुआत की थी, किसने, पार्श्वनाथ जी ने। 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब हम लोग पहुँचते हैं महावीर जी के बारे में देखते हैं। तो महावीर जी थे, इनके पिताजी माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर जी के जो माता पिता थे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, यानी कि अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो बिहार में हुआ था। और ये गात्रक कुल के सिद्धार्थ थे इनके पिता, जो कौन से थे, गात्रक कुल के थे, मुखिया थे। और माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, इसीलिए इनको वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। पत्नी का नाम भी इनके क्या था, यशोदा था। पुत्री इनकी एक हुई है अनुजा, या इनका ही नाम प्रियदर्शनी भी था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था, और 12 वर्ष की कठोर अवस्था के बाद जाम्बिक ग्राम था एक, उसके समीप रिजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहीं से इनका नया नाम महावीर जिन अहेर्त पूज निर्ग्रंथ बंधन मुक्त हो गए। और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में सब दिया है। तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा थी, और जैन धर्म में आपकी कौन सी भाषा है, प्राकृत भाषा। इसके बाद इनके महावीर स्वामी के जो जमाता या दामाद थे जमाली, इनके प्रथम अनुयायी है, ये भी पूछ लेते हैं। प्रथम अनुयायी इनके कौन थे, जमाली थे। इसके बाद दार्शनिक पद्धतियाँ एवं उनके प्रवर्तक, ये भी इसी से इम्पोर्टेंट। जैसे आपकी सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि थे। योग दर्शन पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद ऋषि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा वाद रायण थे।
बादरायण। प्रथम जैन भिक्षुड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो चंपा नरेश द्वितीय वाहन थे, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अगला ये है कि 72 वर्ष की उम्र में इनकी पावापुरी बिहार में ही मृत्यु हो गई थी, बिहार में 527 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्ष में मगध में 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रभाव अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और यहीं से इन्होंने शुरुआत किसकी की थी? श्वेतांबर, दिगंबर, नग्न रहने वाले एवं स्थूल भद्र। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, इसकी इन्होंने शुरुआत की थी। तो भाद्रभाव किसके थे? दिगंबर जो नग्न रहते हैं, और स्थूल भद्र श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं। इनके 3 रत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर के 4 महाव्रत हुए, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा इन्होंने। ठीक है। जैन धर्म में 3 रत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणु व्रत भी हुए। जैन धर्म में आत्मा में विश्वास करते थे, यही इनमें अंतर है। बाकी अनेश्वरवादी थे, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, ये सब इनके बारे में है। कर्नाटक के श्री श्रवण बेलगोला है, इसमें एक मूर्ति भी लगाई गई है ऋषभ देव जी की। ठीक है, बहुत ऊंची मूर्ति है। बाकी अहिंसा वगैरह इसको ही फॉलो करना है। 24 तीर्थंकर, इनके प्रतीक चिन्ह वगैरह इनकी पीडीएफ में जाकर के देख लेना, एक बार आप खुद से पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर भी करा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ऋषभ देव आपके, इनकी प्रतीक चिन्ह क्या था? वेल था। अजीतनाथ हाथी, शंभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, और अभिनंदन इनके प्रतीक चिन्ह बंदर था। सुमितनाथ चकवा, पदम भव इनके प्रतीक चिन्ह के कमल। शुपा स्वरनाथ स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह था। इसमें पहले वाले इंपॉर्टेंट ऋषभ देव इनका याद रखना क्या था? वेल, ये पूछ लेता है। और मैच द फॉलोइंग में ज़्यादातर आएगा, तो 2-3 बार देखोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी जो लास्ट में आपके जैसे नेमिनाथ है, इनका शंख था। पार्श्वनाथ सर्प, महावीर आपके सिंह थे। और ये मल्लिनाथ भी पूछ लेता, कलश थे इनके, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्लिनाथ 19 में इनको महिला भी माना जाता है कहीं कहीं। ठीक है। बाकी जैन संगतियाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी 2 संगतियाँ हुई थी, इनको याद रखना। स्थान पाटलिपुत्र और बल्लभी था, और अध्यक्षता पहले की स्थूल भद्र थे और दूसरे के देवभद्री गढ़ थे, और शासक प्रथम में चंद्रगुप्त थे। जैन साहित्यों की रचना हुई है इसमें। ठीक है, इतना ही याद करना है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। बाकी आगम कहते थे इनके सिद्धांत को। शैव धर्म इतना नहीं है। शैव धर्म एक तरीके से ब्राह्मण और यही सब हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है, जो शैव या शिव की पूजा करते थे, शैव धर्म। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन है। कहाँ पर? मत्स्य पुराण में। ठीक है, इतना ही देखना है इसमें। बाकी हम लोग अब पहुँचते हैं वैष्णव, ये भी इतना नहीं, इसमें जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनके बारे में ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। ये मत हैं, और इसको हम लोग जब हम लोग बाद में पहुंचेंगे मध्यकाल में तब देख लेंगे। जो बरकरी संप्रदाय था, इनके जो संस्थापक कौन थे? नामदेव थे। दरकरी के रामदास थे। वैष्णव रामानुज थे। तो एक बार इनकी पीडीएफ में जा करके देख लेना। अब हम लोग देखते हैं जो उत्कर्ष हुए हैं, यानी कि जैसे राजा, या जो यहाँ से राजाओं की शुरुआत हुई है, राजतंत्र की शुरुआत हुई है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका राज्य इम्पोर्टेंट या जो पावरफुल बनकर के निकला था वो कौन था? मगध राज्य था। मगध राज्य सबसे पहले आया, और ये मगध राज्य आपका आधुनिक बिहार और पटना के समस्त वाले रीजन में स्थित है। यहाँ पर काफ़ी संघर्ष हुआ था उस टाइम। अवंती, कौशल, और आपका ये जो रीजन था, कुरु नहीं सॉरी, ये अयोध्या वाला रीजन था, इसमें आपस में संघर्ष हुआ था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बनकर के कौन निकला था? मगध। और इसमें सबसे पहले जो राजवंश आया था वो कौन सा था? हर्यक वंश था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। तो अगर आपसे पूछा जाए मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और इसमें प्रथम शासक कौन था? राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। और इन्होंने राजधानी क्या बनाई थी आपकी? गिरिब्रज राजगृह में स्थित है। ठीक है, इतना ही इसमें के बारे में पता रखना है। बिंबिसार के पश्चात इनके पुत्र अजातशत्रु आए थे, इन्होंने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। और नाग दशक इसके अंतिम क्या थे? शासक थे। ठीक है, और नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा हुई है, इतना ही याद रखना है। अगला थे आपके नंद वंश, इनकी स्थापना किसने की है? महापद्म नंद ने की है। और अंतिम शासक इनके कौन थे? घनानंद थे। और इन्हीं को किसने हरा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और यहीं से शुरुआत किसकी की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। किसको हरा करके? यह किसकी?
किसको हत्या कर करके? घनानंद की। घनानंद के टाइम पर ही आपका सिकंदर आता है। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब मौर्य वंश इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? चाणक्य का था। चंद्रगुप्त के ये प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको पता है अर्थशास्त्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटस बेबीलोन का शासक था, को पराजित भी किया था इन्होंने। और अगर आपसे ये पूछा जाए मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और ये लगभग आपका 185 ईसा पूर्व तक चला था। और इसके जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? बृहद्रथ थे। और इसमें इंपॉर्टेंट शासक कौन थे? चंद्रगुप्त और अशोक। ठीक है। उसके बाद इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इतना ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सेल्यूकस के मध्य युद्ध होता है एपियनाश में। सेल्यूकस का राजदूत इसके टाइम मेगास्थनीज आए थे। इन्हीं के टाइम पर आपसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त के समीप आए थे, समय आए थे। मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक थी उनका उसका नाम क्या था? इंडिका था। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे, इंडिका इनकी पुस्तक का नाम था। ठीक है। चंद्रगुप्त अंतिम समय में कर्नाटक वाले रीजन में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर रीजन क्या था? सिरवड़ वेल गोला। यहाँ पर उन्होंने संलेखना पद्धति से अपनी जान दे दी थी, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेना को डाकुओं की सेना कहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। किसने कहा था डाकुओं की सेना? चंद्रगुप्त मौर्य, वो जस्टिन ने। इसके बाद बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्र थे और इन्होंने साम्राज्य 297 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली। इतना ही इनके बारे में क्या कह सकते हैं? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे। इतना ही इनके बारे में फैक्ट है। बाकी बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है, जिन्होंने शत्रुओं का विनाश किया। सिंह सेन के नाम से भी जानते थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके कौन है? अशोक। तो बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पे बैठे। इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ है, माना तो 273 में जाता है, लेकिन इनमें इस 4 वर्षों के बीच में संघर्ष हुआ था। और इन्होंने इनके ऐसा कहा जाता है कुछ 99 या 100 भाई थे, उनकी हत्या की और उसके बाद सिंहासन पर बैठे। राजा बनने से पहले अशोक अवंती उज्जैनी के उपराजा का वायसराय थे, एक तरीके से उपराजा भी थे। अशोक की माता शुभ द्रांगी थी। ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और इनकी जो अशोक का जो नाम का वर्णन मिलता है वो कहाँ पर? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडे में प्राप्त होता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय भी कहा गया है। और देवानाम प्रिय यानी कि देवों का प्रिय। राज्याभिषेक के बाद 8 वर्षों बाद इनका जो सबसे भीषण युद्ध हुआ था, कब? 261 में। और इसी युद्ध में कलिंग का आक्रमण हुआ। तो कलिंग का युद्ध होता है और यहीं से इनका इतना मन विचलन हो जाता है। और जो युद्ध की जो परंपरा होती है, चीज़ें होती है, उनको त्याग करके ये धर्म की तरफ चले जाते हैं। और यहीं से वो कौन सा धर्म अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं भी इन्होंने बनवाई थी। यानी कि इनके अब जब ये कलिंग युद्ध हुआ और इसमें इन्होंने इतना नरसंहार देखा, तो इसके बाद इनका मन विचलित हुआ और ये धर्म की तरफ निकल गए। ठीक है। तो अशोक द्वारा धम्म के प्रचारक के लिए भेजे गए कुछ प्रचारक थे, जैसे आपके इनके पहले पुत्र और पुत्री भी हुए, जैसे महेंद्र और संघमित्रा। इनको कहाँ भेजा? श्रीलंका। सोन एवं मुद्रा को सुवर्ण भूमि भेजा। महारक्षित को यमन राज्य भेजा था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? महेंद्र और संघमित्रा, इनको भेजा था उन्होंने। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जैसे गुफाओं में प्राप्त हुए हैं, पिलर हैं आपके, और पत्थर जैसे दीवार वगैरह पे हैं। तो इस प्रकार से इनको विभाजित किया है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसने की थी? टेफेंथलर ने की थी। कौशाम्बी में जो अभिलेख है उसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुम्मनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था। इस प्रकार से। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो अशोक के बारे में हो जाता है, वो हम लोग समझते हैं कि जो राज्याभिषेक हुआ था, इससे संबंध जानकारी कहाँ पर मिलती है? मांस की अभिलेख से प्राप्त होती है, मांस की अभिलेख से। अब इसके अलावा अशोक ने कुछ शिलालेख बनवाए थे। इस शिलालेख में उनके कुल इनकी जो संख्या बताई जाती है वो कितनी है? 14। इसमें अलग अलग प्रकार के विवरण है, वो देख लेते हैं। जैसे शिलालेख हुए हैं, पहला शिलालेख में इन्होंने कहा है पशु बल की निंदा की गई है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है वो कौन सा? 13वां। 13वां जो शिलालेख है ना, इसमें कलिंग जो युद्ध हुआ था
कलिंग युद्ध हुआ था, इसी जो कलिंग युद्ध का विवरण कहाँ पे मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा जो भी शिलालेख हुए, इन शिलालेखों के बारे में एक बार पढ़ लेना। प्रथम में पशुबल की निंदा की गई, द्वितीय में सभी मनुष्य मेरी संतान, इस प्रकार से कहा है उन्होंने, और आप पढ़ लेना। और 13वें को जरूर याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मौर्य काल है, तो मौर्य काल में हम लोग उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में क्या था आपका? जो मैगस्थनीज के अनुसार देखा जाए तो नगर का प्रशासन को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समितियों में 5 सदस्य होते थे। जो आपका एंग्रोनोमई होता था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष, जो सबसे अधिक दिमागदार होना चाहिए। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचरा। और जो संस्था में रहते थे, एक तरफ रहते थे, तो 2 प्रकार के इनके गुप्तचर होते थे। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थली और कंटको शोधन थे, फौजदारी यानी कि और दीवानी, जो अभी आजकल भी चलते हैं। आपका इसके अलावा सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। बिना वर्षा की उपजाऊ भूमि को अदेव अदेव मात्रक कहा जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीता अध्यक्ष कहा जाता था, सीता अध्यक्ष, ठीक है। और इसके अलावा और भी आप इसमें देख लेना, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को उस टाइम 7 भागों में विभाजित किया था। जैसे आपका सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद, इस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया था। अर्थशास्त्र में विभाजित प्रमुख तीर्थ और अध्यक्ष, यानी कि तीर्थ का मतलब यहाँ पे मंत्री परिषद कह सकते हो एक तरीके से। जैसे आपका पुरोहित है, तो वो क्या करता था? धर्म एवं दान विभाग का काम देखता था। युवराज क्या था? राजपुत्र था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। और इसी प्रकार से जो आपका क्षमाहर्ता होता था, ये आय का संग्रह करता था, यानी कि राजस्व का संग्रह करता। सान्यदाता राजकोषीय राजकीय कोष का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था ये। और इसमें और आपका इंपॉर्टेंट क्या है? सीता अध्यक्ष, ये राजकीय कृषि विभाग, जहाँ से अगर कृषि के टाइप की कोई वस्तु आ जाए, चीज़ें आ जाए, तो सीता से रिलेटेड सीता अध्यक्ष हो जाएंगे। पांड्य अध्यक्ष यानी कि वाणिज्य विभाग था, ठीक है। इसी प्रकार से आपका गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख था। दंडपाल यानी कि पुलिस अधिकारी। और आपका सीता अध्यक्ष कृषि से रिलेटेड, ये आपका हो चुका है, ठीक है। और विविधता अध्यक्ष आपका चारागाह प्रमुख था। तो और आपका इस प्रकार से मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको एक बार देख लेना। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहद्रथ था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। और यहीं से उसने किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आगे का जो वीडियो आपका कंटिन्यू होगा वो कहाँ से होगा? आपका शुंग वंश से होगा। और तो इसको 2 भागों में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी। तो ये वीडियो को हम लोग ऐसा करते हैं, 2 भागों में रखेंगे, ठीक है। तो पहले भाग को देखना, उसकी पीडीएफ में चीज़ों को देख लेना, फिर इसके बाद हम लोग इसको दूसरे भाग को लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।